इधर घर पहुंचते ही विश्वनाथ जी सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गए और बिस्तर पर लेट किसी गहरे ख्यालों में डूब गए। आज विवेक की कही बातें उन्हें कहीं ना कहीं किसी साइलेंट पिन की तरह बार बार चुभ रही थी। बार बार उनके दिमाग में वही सब घूम रहा था। अंकल, आप कल आइए, मैंने एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढ लिया है। युग की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। ये बात मैं कब से आपसे कह रहा हूँ, मगर आप तो सुन ही नहीं रहे। अरे आप कैसे बाप हैं? युग इकलौता बेटा है आपका, क्या चाहते हैं आप उसके साथ? साल भर से सुनता आ रहा हूं आपकी, रहने दीजिए आप। पता नहीं कैसे बाप है आप, बाप के नाम पर धिक्कार है ऐसा लगता है मुझे। अरे आपका बेटा आपके लिए क्या नहीं कर गुजरने को तैयार रहता है, लेकिन आप तो आंटी की तरह सेल्फिश निकले। कानों को दोनों हाथों से कसकर दबोचे विश्वनाथ जी खुद से बोले, नहीं नहीं, ये सब गलत है। काश मैं विवेक को शांत कर पाता, काश मैं उसे समझा पाता कि एक पिता होने के नाते मेरी भी कोई फीलिंग है। इन्हीं हाथों से उसे लाड़ प्यार से बड़ा किया है, अब इन्हीं हाथों से उसका प्यार दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना हो, लेकिन इन सब के लिए मानवी का ठीक होना जरूरी है। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। युग मेरा औलाद है, मैं जानता हूँ उसकी जिद्दीपन को, जिस वजह से उसकी यह हालत है। युग, तेरा इलाज मिल गया है मेरे बच्चे। इतना कह विश्वनाथ जी भावुक हो उठे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे और उनकी हिम्मत तोड़ रहे थे। खुद को संभालते हुए धीमे से बोली, नियति को कोई नहीं बदल सकता। युग और मानवी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों का प्रेम, दोनों का मोह वाकई ईश्वर का चमत्कार है। हे प्रभु, हमारे बच्चों की खुशियां मिलवा दे। महादेव, आपके चमत्कार की ही जरूरत है। इधर युग बियर बार में हाथ में बियर से भरा ग्लास था, मैं चुपचाप बियर को निहार रहा था। तभी उसने बगल में बैठे शख्स से कहा, मैं भी बियर जैसा हो गया हूँ। उसके नशे से भरा हुआ, लेकिन जिंदगी से खाली। पता नहीं क्यों आई थी वो मुझे सरप्राइज देने। युग ने बियर का अगला घूंट लेते हुए आगे कहा, दे दी सरप्राइज, कर दी मुझे अकेले, खुश होगी बहुत, मेरा दिल दुखाकर। इतना कहते कहते युग पूरी तरह से भावुक हो गया। बगल में बैठे शख्स ने युग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ ना भाई, लड़कियां तो ट्रेन है, एक आती है तो दूसरी जाती है। कंधे से उस शख्स का हाथ झटक से युग ने खुद को संभालते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। मेरी मानो ऐसी नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी। मैं युग सक्सेना उसे खोज कर ले आऊंगा। युग बियर बार में ऐसे ऐलान कर रहा था कि मानो कोई जंग छिड़ने वाली हो। नशे में धुत युग बुरी तरह से बड़बड़ाया जा रहा था। वही विवेक युग को ढूंढते हुए बियर बार में दाखिल हो चुका था। ओह, तो ये जनाब यहाँ हैं। इन्हें देख कौन कहेगा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बेटा विवेक, कहीं तो युग को संभालते संभालते खुद ना पगला। तभी उसने देखा उसके बगल में बैठा शख्स युग से झड़प रहा है। ये देखते विवेक बिना देर किए उसकी ओर बढ़ गया। दोनों पास पास बैठे थे। नशे में डूबा युग होश में बिल्कुल भी नहीं था। ये देख विवेक बेचैन हो उठा। उसने तुरंत जेब से सेलफोन निकाला और सीधा किसी को फोन मिलाते हुए लोकेशन बताते हुए कहा, जल्द से जल्द यहाँ पहुंचिए। विवेक बार बार बियर बार के बाहर किसी की राह देख रहा था। उसने एक बार पूरे बियर बार को निहारा, फिर अपनी नजर घुमाई तो युग अभी भी कुर्सी पर लुढ़का हुआ था। तभी पीछे से किसी शख्स ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये युग शराब? बिना देर किए विवेक ज्यों पलटा। युग के पिता विश्वनाथ जी विवेक को एक जोर का थप्पड़ जड़ते हुए बोले, तुम इतने खराब निकलेगा हमने कभी नहीं सोचा था। हम पर उंगली उठा रहे थे, तुम कैसे दोस्त हो? विश्वनाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अभी आगे कुछ कहते कि विवेक ने भी गुस्से से कहा, आपको अपना पिता ना मानता होता ना तो पलट कर एक थप्पड़ या तो एक घूसा जड़ ही देता और हाथ तोड़ देता आपका। शुक्रिया करिए ईश्वर का, वरना आपका क्या हाल होता। मैं तो सिर्फ आपके बेटे की स्थिति बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया, वरना मैं 1 साल से रोज इसे यहाँ से उठाकर तो ले ही जाता हूँ। ये सुनकर विश्वनाथ जी का सर मानो घूम गया हो। वो तिलमिला कर बोले, युग कभी शराब नहीं पीता था, ये सब तूने सिखाया है। अंकल जी, मुझे लगता था आंटी जी ही सक्की है, मगर आज समझ आया आप भी वही हो और आपका बेटा युग भी। जिस दिन संभाल लिए इसे देखना बेटा मिल जाएगा। इतना कह विवेक युग को कंधे पर उठा बियर बार से निकल गया।
विश्वनाथ जी को अब गिल्ट महसूस हो रहा था। वो भी बियर बार को तिरछी निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे, फिर वहां से चुपचाप बाहर आ गए। उन्होंने भी अब अपने बोले गए वाक्य याद आ रहे थे कि कैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले विवेक को गलत ठहराया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले घटी घटना उसके दिमाग में मानो फीड हो गई हो। विवेक फिर से विश्वनाथ जी को देख खुद को अपराधी जैसा महसूस करने लगा। इधर विश्वनाथ जी सर झुकाए विवेक के सामने लाचार हो खड़े थे। इतने सारे लोगों के सामने और युग के सामने उन्होंने जिस तरह से विवेक को जहां पर चढ़ा वो वाकई गलत था। यही सोच सोचकर वो शर्म से लाल थे। तभी धीमी आवाज में बोले, जानता हूँ माफी के लायक तो नहीं, लेकिन इतना कहे वो चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि विवेक को धक्का लगा है। वही था जो इतने दिनों से युग को हर सफर में साथ खड़ा था। हाथ जोड़ विश्वनाथ जी वापस से कहना शुरू किए, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ वो गलती से हुआ। मुझे क्या मालूम था कि वह खुद यहाँ आया है। नाराजगी जताते हुए विवेक ने कहा, रहने दीजिए। जिद पर अड़े विश्वनाथ जी ने बोला, नहीं, मुझे माफी चाहिए। इतना कह वो अपना दोनों हाथ जोड़ लिए और विवेक के सामने सर झुकाए खड़े हो गए। ये देख विवेक को तकलीफ हुई। उसकी आंखों से आंसू की एक मोटी धार गालों से लुढ़क नीचे जमीन पर गिर गई। विवेक को ये देख विश्वनाथ जी उसके गले लग बोले, हमें माफ कर दो बेटा। तभी युग विश्वनाथ जी की आवाज सुन खुद को संभालते हुए लड़खड़ाए आवाज में बोला, पापा बियर बार में कैसे आ गए? युग की आवाज सुनकर विवेक ने तुरंत उसे गाड़ी पर बिठाते हुए कहा, साले तू होश में भी रहकर मेरे कंधे पर लटका है। ये सुन युग ने मुचमुचाई आंखों से एक नजर विवेक पर डाली, जो इसे अभी भी धुंधली तस्वीर की तरह दिख रहा था। फिर दूसरे तरफ देखा। साले विवेक, तू साला दुर्गा मैया बन गया है। तेरा 10 रूप दिख रहा है भाई। इतना कह युग मुंह पर हाथ रख धीरे से बोला, तुझे मेरी मानू की कसम, तू राज ही रहेगा। इतना कह युग ने अपनी आंखें मूंद ली। युग की यह हालत देख विश्वनाथ जी पूरी तरह से टूट गए। कुछ देर में वो तीनों विवेक की रूम की ओर बढ़ गए। अगले 2 दिन बाद टीवी पर मैच लगा युग पॉपकॉर्न के मजे ले रहा था। ये देख आरती जी बुलाई लेते हुए बोली, हाय, मेरा बेटा सही हो गया, मुझे खुशी है। युग को आरती जी की बात समझ नहीं आई। तभी युग ने आरती जी से कहा, क्या हुआ माँ, आज बहुत खुश हो या कोई व्रत है? इस तरह की बात सुन आरती जी हल्का सख्ती से बोली, युग, मैं तेरी माँ हूं। हल्के बहस के मूड में युग ने कहा, अब इसमें क्या नया है, ये तो बचपन से पता है। आरती जी वापस से बोली, बेटा तू सही हो गया, मुझे इसमें ज्यादा खुशी है, वरना दिन रात उसके लड़की की माला जपता फिरता था। ईश्वर ने सही सजा दी, अब पड़ी है बिस्तर पर। आरती जी ये भूल चुकी थी कि उन्होंने अपने मुंह से युग को वो बता दिया था जिसकी वजह से युग बैरागी बना फिर रहा था। युग ने बिना देर किए कहा, हाँ सही कहा आपने, मगर आपको कैसे पता कि वो बिस्तर पर है? वो तो बेंगलोर में जॉब कर रही है। क्या माँ, गलत इंफॉर्मेशन के साथ ही हमेशा आती हो मेरे पास? युग ने इस बार ये गोटी इसलिए फेंकी थी क्योंकि वो जानता था कि आरती जी को मानवी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे उनके नापसंद और पसंद से कोई मतलब ना था। जल्दबाजी में आरती जी बोली, अरे कौन बोलता है ये सब, कल ही तो मैं तेरे पापा और उससे मिल कर आए हैं। आरती जी का इतना कहना था कि युग पॉपकॉर्न फेंक खुशी से सोफे से उछल झट से आरती जी को गले लग बोला, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, तेरी ऐसी माँ सबको मिले। इतना कह युग जिस हाल में था उसी हाल में गाड़ी निकाल मानवी के घर बढ़ गया। इधर युग की खुशियां तब समझ आई आरती जी को, जब युग खुशी से गाड़ी उठा बाहर निकल गया। अब उनको जलन हो रही थी। मन ही मन कुड़ते हुए बोली, अच्छा है कि वो मरे, किस सामान है, वरना मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल जाना था। इतना कहे वो वापस से अपने काम में जुट गई। वही दूसरी तरफ युग मानवी सक्सेना के घर पहुंच चुका था। बेल सुनते ही उषा जी उसकी ओर बढ़ी, आज ये इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? इतना कहे उषा जी ज्यों दरवाजा खोली कि सामने हाथ में फूलों से बंधा गुलदस्ता लिए ढेर सारी चॉकलेट लिए युग खड़ा था। उसके चेहरे की चमक देख कोई भी समझ सकता था इसलिए वक्त वो कितना खुश था, और हुआ भी ऐसा ही।
युग उषा जी को गुलदस्ता पकड़ा उन्हें गोल गोल झुमाते हुए बोला, माँ मेरी दुनिया वापस आ गई। युग की खुशी देख उषा जी दंग थी। आज वो समझ चुकी थी कि युग मानवी को बेहद पसंद करता है। युग की आवाज सुन कनक जी बाहर आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो उषा के लिए गुलदस्ता क्यों लाया है। अभी कनक जी कुछ कहती कि युग बोला, माँ मानू कहाँ है, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। ये सुनकर उषा जी की आंखों से आंसू गिर गए। सरप्राइज ही वो शब्द था जो पूरे परिवार को इतना बड़ा दिन दिखा गया। युग को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। इसी सरप्राइज ने ही तो युग की जिंदगी को भी बेवड़ा बनाकर रख दिया था। तभी ऊंची आवाज में कनक जी बोली, वो सो रही है, बाद में आना, जाओ। ये देख युग को बुरा लगा। उसने उषा जी से रिक्वेस्ट मूड में कहा, माँ मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज मुझे दूर से देखने दीजिए। लेकिन ना जाने क्यों कनक जी ने जिद कर ली, क्योंकि ये एक्सीडेंट के पीछे उन्हें हमेशा से युग का हाथ लगता था, भले ही वो किसी से कहा। युग समझ चुका था कि अब वो यहां से खाली हाथ ही जाएगा। निराश भाव से उषा जी की ओर देख कर कहा, माँ ये मानवी को दे देना। उषा जी इससे पहले कुछ कहती कि कनक जी गुस्से से बोली, इतना कुछ करवा दिया, अभी भी मन नहीं भरा। कनक जी की ये बात युग को मानो किसी तीर की तरह चुभ रही हो। युग की आंखें भर आई, क्योंकि वो कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार होगा। वही उषा जी भी चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। जिस उम्मीद से युग आया था, अब उसके आंखों में आंसू थे। वो सर झुकाए चुपचाप वहां से चल गया। इतना दुखी देख कनक जी को भी बुरा लगा, उससे कहीं ज्यादा उषा जी को। कुछ घंटों बाद युग एक बार फिर से बियर बार में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। उसके साथ विवेक भी था, जो उसे लगातार सुना रहा था। साले तुझे क्या मिल रहा है, दुनिया में इतनी लड़की है, कर ले पसंद किसी को भी, मगर पता नहीं क्या रमे पड़ा है। युग ने रोते हुए चुप्पी तोड़ी और कहा, बस बस एक बार, बस उसे देखना चाहता हूं। तू बता, क्या देखना गुनाह है? विवेक, शांत हो जा और घर चल। युग, तू मेरा दोस्त है ना, तो प्लीज तू जा, अंदर उसे देख कर आ, मेरे लिए इतना तो कर दे। विवेक, अबे आशिक पगला गया है क्या बे? खुद तो मारा जाएगा और मुझे भी मरवाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। युग, ठीक है तो सुन, तू चाहता है कि मैं ना पीऊं तो तू ये कर, वरना उम्मीद मत रखियो। इतना कह युग बियर की उंगली घूंट ज्यों ही लगाया, तुरंत विवेक बोला, ठीक है मैं मिलने जा रहा हूं, मगर उसके बाद जो भी होगा तू पिएगा नहीं। युग, डन ब्रो, बस चल अब। विवेक, एक मिनट, तू चुपचाप पहले ये बता, तू कहाँ रहेगा? युग, तेरी गाड़ी पर। विवेक, पक्का ना साले, मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। युग, समझ ले तू। युग, हाँ में सर हिलाते हुए। विवेक, चल फिर। इतना कह दोनों बियर बार से निकल मानवी के घर की ओर बढ़ गए। आज युग के पी रखी थी, लेकिन रोज की अपेक्षा कम में पी रखी थी। मानवी के घर पहुंचते ही विवेक का दिल जोरों से धक धक करने लगा। युग, जाना भाई, तू क्या डर रहा है? विवेक, हाँ जा रहा हूं, बस तू कोई सीन क्रिएट मत करियो। अच्छे दोस्त की तरफ इधर ही गाड़ी में रहना। युग ने मुस्कुराते हुए विवेक को जाने को कह दिया। पहली घंटी पर उषा जी ने डोर खोला। इस बार अजनबी का चेहरा देख वो हैरत भरे लहजे से बोली, कौन? तभी विवेक झट से उषा जी की पैर छूते हुए बोला, नमस्ते आंटी, मैं विवेक का क्लासमेट और मानवी का भी, मतलब मैं मानवी का क्लासमेट, विवेक तो मेरा नाम है। विवेक नाम सुनते ही मानवी सोफे से उठ खड़ी हुई और भागकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। ये देख उषा जी कुछ कहती कि मानवी बोली, हाय विवेक, कैसे हो? बाकी सब कैसे हैं? मानवी की आंखों में चमक थी। तभी विवेक बोला, मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? काफी बदल गई हो। इससे पहले विवेक कुछ कहता कि पीछे से युग ने विवेक को साइड करते हुए कहा, मानू कैसी हो तुम? ये कहते कहते युग की आंखें भर आई। युग को सामने देख मानवी भी रोने लगी। उन दोनों के बीच खड़े उषा जी और विवेक समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। विवेक को युग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं उषा जी को कनक जी का डर था। तभी युग की नजरें उसके लाए गुलदस्ते पर पड़ी, जो अभी भी वहीं दरवाजे पर खड़े थे। युग ने फटाक से उन गुलदस्तों को उठाया और चॉकलेट बंच उठा मानवी की ओर बढ़ा दिया। ये सब देख मानवी को उसी पुराने दिन की याद आ गई।
अचानक से उसकी आंखों से आगे मानो अंधेरा छा रहा हो। वो उसी वक्त गश्त खाकर वहीं गिर गई। ये देख युग घबरा गया। विवेक ने फटाक से पकड़ लिया था, वरना मानवी की चोट लग सकती थी। ये देख पास खड़ी उषा जी जोर से चिल्लाई, जोई। पूजा घर में बैठी कनक जी तुरंत उठ दरवाजे की ओर बढ़ने को हुई कि तभी देखी सामने युग और एक अजनबी लड़का मानवी को गोद में उठाए उसे सोफे तक ला रहे हैं। उनके पीछे उषा रोए जा रही है। ये दृश्य देख कनक जी का पैर सनसना गया। तभी युग के नजदीक तेजी से एक थप्पड़ जड़ते हुए कनक जी बोली, मन नहीं था भरा तेरा, अब मिल गई खुशी। ये देख विवेक दंग था। उसने हाथ जोड़ कनक जी से कहा, मैं मानवी का दोस्त हूँ, उसका क्लासमेट, और युग की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ किया भी नहीं। विवेक अभी अपनी बात पूरी करता कि तभी कनक जी तिल मिलाकर बोली, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इसने, मुंह सूंघ इसका पी कर आया है। ये बदतमीजी इसकी माँ मेरी बेटी को बच्चलन कहती है, खुद का बेटा तो बेवड़ा है, ये नहीं दिखता। इतना कहते कनक जी ने दोबारा से हाथ उठा लिया। तभी विवेक ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी, युग ऐसा नहीं है जैसा आप उसे देख रही हैं। इन कुछ साल में युग की जिंदगी एक मौत समान रही है। मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ, करीब से जानता हूँ इसे। युग मानवी से प्यार करता है। इतने साले हुए में किन हालात से गुजरा है आप नहीं जानती। विवेक की बात बिना पूरी हुए कनक जी बोली, जानना भी नहीं है, हमारी बेटी मौत से जूझ कर आई है। क्या 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 दिन नहीं देखा हमने। बस इतना कह दो इसकी जिंदगी से दूर हो जाए, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। देख रहे हो ना इसकी हालत। डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का झटका देने से मना किया है, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम। इतना कहते कहते कनक जी वहीं धप से सर पकड़ बैठ गई। युग समझ चुका था कि उसने कनक जी को हाथ जोड़कर कहा, दादी, मानवी मेरा दिल है, मर जाऊंगा उसके बिना। युग कुछ आगे कहता कि पीछे से रमेश जी गुस्से से बोले, तुम क्यों आए हो। ये सुन विवेक को घबराहट होने लगी। तभी उषा जी बोली, युग मिलने आया था। मानवी बैठे बैठे सो गई तो वही बातचीत होने लगी। फिर अम्मा युग को अब तक की घटना बता रोने लगी। ये देख विवेक को थोड़ी राहत मिली। रमेश जी मानवी के करीब आकर बोले, इसे डॉक्टर ने जितना सोने को कहा है, लोग इसे उतना ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटा युग, अब तुम घर जाओ। युग से पहले विवेक बोला, जी अंकल नमस्ते। विवेक की बात युग समझ चुका था। चुपचाप हाथ जोड़ वहां से बाहर आ गए। मुंह फुलाए विवेक बोला, मना किया था ना अंदर आने को, मगर तू नहीं माना। चल बैठ, बिना बकवास